एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम अपने क्लास 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। लेकिन पहली बात, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो बुक है, जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली की जो बुक है, जो भारत वाली जो बुक है, उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बुक के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। देखिए, आपने अभी तक कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसको पढ़ा होगा। उसके अंदर देखा आपने कि इस बुक के अंदर बेसिकली 1945 से लेकर के जो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद से लेकर के अब तक का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है, जो विश्व की राजनीति का इतिहास रहा है, उसको डिस्कस किया गया है इस वाली बुक के अंदर, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बुक वाले के अंदर। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी इंडिया वाली पॉलिटिक्स की बुक है, इसके अंदर बेसिकली 1947 से लेकर के अब तक का जो भारत की राजनीति जो है, भारत की जो पॉलिटिक्स जो है, इसका इतिहास जो है 1947 से लेकर के अब तक का कैसा रहा है, उसको इंडिया वाली बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो ये है कि आपने कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक को पढ़ा। इसके पढ़ने के बाद जो विश्व की राजनीति जो है उसके बारे में आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा ज्ञान वो हासिल किया होगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आप आसानी से आज बता सकते हैं कि रशिया जो है वो क्यों अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, वो चाइना का साथ क्यों दे रहा है। ये आज आप इस बुक को पढ़ने के बाद आसानी से बता सकते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया वाली पॉलिटिक्स की जो बुक है, अगर आपको भारत की राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में अभी तक कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो बुक है, इसको आप अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़िए। इस बुक के जरिए अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप पूरी तरीके से इस बुक को पढ़ने के बाद सीख जाएंगे प्रेजेंट टाइम में भारत की राजनीति में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उनका कारण क्या है, उनके होने का, वो सब कुछ आप इस वाली बुक को पढ़ने के बाद वो बता सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वाली बुक वो आपके सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि आगे आप जो भी कंपटीशन देंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, और उसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में जो भारत की राजनीति है उसको समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बुक, ये आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इस इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक के अंदर बेसिकली हमको, अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको हमको डिस्कस करना है। इस पूरे बुक के अंदर बेसिकली हम यही देखेंगे कि कैसे जो हमारी भारत की जो राजनीति है 1947 से लेकर के अब तक हमारी भारत की जो राजनीति है वो इसका एवोल्यूशन आखिरकार कैसे हुआ है, इसकी शुरुआत थी वो आखिरकार कैसे हुई भारत की राजनीति का। इस भारत की राजनीति के अंदर अब तक कौन कौन से घटनाएं जो होती हैं, कौन कौन से इवेंट जो होते हैं अब तक हो चुके हैं भारत की राजनीति के अंदर, उन सारे इवेंट का है भारत की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब कुछ हमको इस बुक के अंदर देखना है। भारत की राजनीति के अंदर कौन कौन से ग्रेटेस्ट वो लीडर हुए हैं, कौन कौन से ऐसे भारत की राजनीति के अंदर अब तक बड़े बड़े नेता हुए हैं, उन सारे नेताओं ने उन सारे लीडर्स ने भारत की राजनीति में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वो सब हमको डिस्कस करना है। भारत की राजनीति 1947 से लेकर के अब तक अलग अलग टाइम पीरियड में है, अलग अलग स्टेजेस पे कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो सब भी इस बुक के अंदर देखेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस चैप्टर का, ये वाली जो बुक है इंडिया वाला, इसके अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ आज के, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दूंगा, और इंट्रोडक्शन में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये जो चैप्टर है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप इस चैप्टर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ गए, तो आप इस चैप्टर को चुटकियों में समझ जाएंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। या फिर आप यूं मान सकते हैं कि अगर आप इस चैप्टर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ गए, तो आप पूरी बुक को अच्छे से समझ सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ आप इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।
अगर दोस्तों हम इस चैप्टर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, अगर इस चैप्टर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो इंडिया है, जो हमारा प्यारा देश है भारत, ये लगभग कोई 200 साल तक 190 ईयर्स तक पूरा जोता है, लगभग जोता है 200 साल तक जोता है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है। पता होगा आपको कोई लगभग 1757 से लेकर के जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तब से लेकर के 1947 से लेकर के ब्रिटिशर्स ने जो था हमारे ऊपर, भारत के ऊपर जो था वो राज किया था। ठीक है, लगभग जो था 190 साल है। और जो ये पूरा का पूरा कॉलोनिज्म का जो पीरियड था, इस पूरे के पूरे कॉलोनिज्म पीरियड के दौरान जो था ब्रिटिशर्स ने जो था भारतीयों के प्रति जो था बहुत सारे अलग अलग तरीके के पॉलिसीज को अपनाया। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारतीयों के प्रति बहुत सारे अलग अलग तरीके के पॉलिसीज, अलग अलग तरीके के अप्रोचेस अपनाए। और खास बात जो थी वो ये थी कि इस पूरे के पूरे कॉलोनिज्म पीरियड के दौरान जो था ब्रिटिशर्स ने जो था भारत के अंदर जो था, भारत की जो पॉलिटी जो है, भारत की जो राजनीति जो थी, भारत की जो इकोनॉमी जो है, भारत की जो सोसाइटी है और कल्चर है भारत का, इन सभी स्फीयर्स के अंदर, इन सभी क्षेत्रों में जो था अंग्रेजों ने जो था इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो था अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज की थी। जैसे अगर हम सारी एक्टिविटीज की जो था बात करें तो अगर हम बात करें इकोनॉमी की, जैसे अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो था, जब ब्रिटिशर्स का शासन हमारे ऊपर था, तब अंग्रेजों ने जो था हमारी भारत को जो था, हमारा भारत जो है उसको अच्छी तरीके से पहले एक्सप्लॉइट किया। जितना सोना चांदी भारत के अंदर जो था, हीरे जवाहरात भारत के अंदर थे जो थे, उसको भारत से निकाल करके जो था वो अपने देश ब्रिटेन लेकर गए। भारत के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल होते थे उनको उठाकर लेकर के अपने देश गए, वहां पे अपने इंडस्ट्रीज को उन्होंने ग्रो कराया। उसके बाद जो था उन सारी चीजों को भारत के अंदर ला करके बेचा, लोगों को जो था बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। इन्होंने भारत के अंदर जो था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके तहत जो था इन्होंने भारत के अंदर जो उद्योग धंधे होते थे, जितनी छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज उस समय होती थी हमारे देश के अंदर, उन सबको जो था पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और इस तरीके से हमारी जो भारत जो था हमारा, जो अब तक एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको इन्होंने जो था वो कंगाल बना दिया अपनी एक्टिविटीज कर करके। इस टाइम पीरियड के दौरान भारत को, जो सोने की चिड़िया था, उसको पूरी तरीके से कंगाल बना दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जो होता है सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर जो था आपको पता है कि इन्होंने अपने टाइम के दौरान जो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया इन्होंने अंग्रेजों ने। और इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इन्होंने भारत के अंदर, भारत के समाज के अंदर जितने भी तरीके की कम्युनिटीज रहती थी, खास करके जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, जो कि कभी एक दूसरे के साथ जो था भाईचारे की भावना के साथ रहते थे, ठीक है, प्रेम के साथ रहते थे, शांति के साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खास करके मुगल पीरियड के दौरान इन सभी कम्युनिटीज के बीच में जो था इन्होंने फूट डाल दिया। फूट डालने के बाद जो था इनको आपस में लड़वाया, दंगे करवाए, एक दूसरे को जो था आपस में जो था लड़वा के मरवा दिया एक दूसरे को। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे इंडियन सोसाइटी जो थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने बहुत सारे खंडों में जो था विभाजित कर दिया। जितने भी ग्रुप हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर रहते थे उनके बीच में धर्म की, जात की, लड़ाई की, शत्रुता की, ऐसे बहुत सारी दीवार जो थी उनके बीच में खींच दी। इसके साथ साथ अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जो था अंग्रेजों ने हमारे देश का जो था, आपको पता है, हमसे हमारी आजादी छीन ली, इंडिपेंडेंस हमसे हमारा छीना, हमारी जो सॉवरेनिटी जो थी उसको हमारी जो था छीन लिया, हमारे देश का इन्होंने जो था बंटवारा किया। उसके बाद जो था बंटवारे के बाद भी इन्होंने हमारे देश को जो था कई टुकड़ों के अंदर जो था बांट करके रख दिया, ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर, प्रिंसली स्टेट के अंदर, पूरी तरीके से भारत को जो था ऊपर से नीचे से लेकर के तोड़ करके जो था रख दिया। तो ब्रिटिशर्स ने जो था अपने कॉलोनिज्म के पीरियड के दौरान जो था वो इतनी सारी एक्टिविटीज जो थी वो की थी। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो था, जो ये पूरा का पूरा ब्रिटिश पीरियड जो था, इसके दौरान जो था हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर जो थे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो ये थी कि देखो इस पूरे के पीरियड के दौरान जो था हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटिशर्स, तो हमारे इंडियन लीडर्स के लिए जो सबसे बेसिक चुनौती जो थी, जो सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वो भारत के इंडिपेंडेंस को पाना था, भारत की सोवरेनिटी को पाना था। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था यही था कि किसी तरीके से हमको अपने भारत की पहले आजादी जो था वापस चाहिए, अंग्रेजों को रोता हमको अपने मुल्क से, अपने देश से रोता बाहर निकालना है, हमको किसी भी तरीके से अपनी आजादी जो था वो चाहिए। फिर हमारे लीडर्स ने जो था वो संघर्ष किया, अपनी मेहनत किया, अपना बलिदान दिया और
फिर फाइनली वो दिन आ गया 15 अगस्त 1947 का, जब हमको आजादी जो थे हमको अंग्रेजों से वो फाइनली मिल गई। लेकिन यहां पे बात गौर करने वाली जो है वो ये है कि अभी तक जो आजादी, अभी तक जो चैलेंजेस हमारे लीडर्स ने जो था 15 अगस्त 1947 से पहले फेस किए थे, वो कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई छोटी मोटी चुनौती थी, वो भी थी, लेकिन जो असली चुनौती जो थी, जो हमारे लीडर्स को फेस करनी पड़ी थी, वो 15 अगस्त 1947 के बाद देखने को पड़ी। 15 अगस्त 1947 के बाद जो था हमारे जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनको जो था असली चुनौती का सामना करना पड़ा। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद। अब 15 अगस्त 1947 के बाद जो था उनको असली चुनौती का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखिए, जब 15 अगस्त 1947 का जो टाइम जो था, इस दौरान जो था अंग्रेजों ने जो था अपने अलग अलग एक्टिविटीज जो था, मैंने अभी आपको बताया पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी के अंदर, इन सभी के अंदर जो था अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करके भारत को जो था पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के समय जो था हमारी वो कंडीशन नहीं थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के समय जो भारत की जो सिचुएशन जो थी, भारत की जो उस समय कंडीशन जो थी, जिस समय उस समय जो भारत की जो अवस्था जो थी, उसके बिहाफ पे, उस कंडीशन के बिहाफ पे जो हमारे लीडर्स का जो सपना जो था, हमारे लीडर्स का जो सपना जो था, हमारे महात्मा गांधी जी का जो सपना जो था, जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सपना जो था कि हम अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद एक यूनिफाइड इंडिया बिल्ड करेंगे, एक यूनिफाइड इंडिया बिल्ड करेंगे, ये जो सपना जो था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका जो ये सपना था एक यूनिफाइड इंडिया बिल्ड करने का, ये सपना जो था इस कंडीशन के हिसाब से जो था बिल्कुल धुंधला लग रहा था। ठीक है, जो कंडीशन उस समय बिल्कुल भारत में थी, उसके बिहार पे हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम भारत को एक यूनिफाइड इंडिया बिल्ड कर सकते हैं। क्यों नहीं कल्पना कर सकते थे? क्योंकि उस समय भारत के अंदर जो था वो चारों तरफ जो था वो गरीबी फैली हुई थी। ठीक है, दंगे, लड़ाई झगड़े, शत्रुता, ये सब जो था वो अंग्रेजों ने करवा दिया था। तो फिर क्या हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 का टाइम जो था वो निकला, हमको आजादी मिली। ठीक है, देश की सत्ता जो थी वो हमारे नेताओं के हाथों में आई। तो जब 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारे नेताओं के हाथ में जो थी भारत की जो थी सत्ता जो थी वो हाथ में आई, तो इतिहास में जो था, ठीक है, पास्ट में जो था, ब्रिटिशर्स ने जो भी एक्टिविटीज की थी, जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया, उन सारे एक्टिविटीज की वजह से हमारे लीडर्स को जो था अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी के अंदर हो, चाहे इकोनॉमी के अंदर हो, जितने भी क्षेत्र हुए थे, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, या फिर आप कह सकते हो, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी हो, इन सभी फेस के अंदर, इन सभी सेक्टर्स के अंदर जो था, जो ब्रिटिशर्स ने पास्ट में जो एक्टिविटीज की थी, उसके वजह से इन सभी के अंदर जो प्रॉब्लम उत्पन्न होकर के आई, उन सभी प्रॉब्लम का सामना जो था हमारे लीडर्स को इंडिपेंडेंस के बाद जो था करना पड़ा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमी के अंदर अंग्रेजों ने जो था, जो भारत जो कि सोने की चिड़िया हुआ करते थे, उसको बर्बाद कर दिया। अब 15 अगस्त 1947 के बाद सत्ता जो थी हमारे हाथ में थी, तो अब हमारे लीडर्स के सामने चुनौती थी कि वो इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करें। उनको ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरीके से वो रिवाइव करें, उसको दोबारा पटरी पर लेकर के आए। भारत के अंदर जो समय जो गरीबी फैली हुई है, जो भुखमरी फैली हुई है, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी, उसको इरेडिकेट करने की जिम्मेदारी जो थी वो हमारे लीडर्स के अब कंधों पे आ चुकी थी। उनको फ्रीडम के बाद जो था ये प्रॉब्लम सामना करना पड़ा। उसी तरीके से सोसाइटी के अंदर जो था हमारे लीडर्स जो थे उनको सामना करना पड़ा कि सोसाइटी के अंदर जो था बहुत सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे, खास करके हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो था बहुत सारे कम्युनल राइट जो थे हो रहे थे, बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो ये थी सोसाइटी के अंदर कि कैसे जो सोसाइटी के अंदर जो है, जो इतने सारे ग्रुप्स जो फैले, जो कम्युनिटीज रहती हैं, उन सभी के बीच में जो दीवार, जो शत्रुता की जो आग है जो अंग्रेजों ने लगाई थी, उस शत्रुता की आग को बुझा करके, उस दीवार को तोड़ करके उनको जो था हम यूनाइट कैसे करें, उनको हम यूनाइट कैसे करें, ठीक है, एक यूनाइटेड इंडिया जो होता है हम कैसे बिल्ड करें, ये चुनौती जो था हमारे भारत के नेताओं को इंडिपेंडेंस के बाद देखने को पड़ी। इसके साथ साथ सोसाइटी में जो था एक और प्रॉब्लम थी कि हमारी, आपको पता है कि इंडिया जो था वो डाइवर्स है। भारत की राजनीति के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज के, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। ब्रिटिशर्स की वजह से उन सबके बीच में जो था दीवारें खड़ी हो चुकी थी। तो एक चुनौती ये भी थी कि जो ये डाइवर्सिटी जो है, इसके अंदर जो था यूनिटी के एलिमेंट को होता है मेंटेन कैसे करें, और इसके साथ साथ जो होता है जो इंडिया जो है उसको हम इंटीग्रेटेड कैसे करें,
उसको हम अखंड भारत जो था देखो कैसे करें, उसको हम इंटीग्रेट जो तरीके कैसे करें, ये भी चुनौती जो था हमारे नेताओं के सामने थी। ठीक है, दो लाइन में आप इसको कह सकते हैं कि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो था भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारे सामने आई, हमारे लीडर्स के सामने। उसी तरह पॉलिटी के अंदर था हमारे नेताओं के सामने चुनौती आई पार्टीशन की, विभाजन कर दिया उन्होंने, अलग अलग टुकड़ों में जो था भारत को बांट दिया था, उसको जो था जोड़ करके जो था एक अखंड भारत बनाने की जिम्मेदारी जो थी वो हमारे लीडर्स के सामने आ गई। भारत के अंदर जो था, पूरे भारत के अंदर जो था अलग अलग सिस्टम जो थे गवर्नमेंट के फैले हुए थे। ठीक है, जैसे भारत के अंदर राजतंत्र भी था उस समय कुछ राज्यों के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पे राजाओं का शासन था। तो अब चुनौती जो थे हमारे लीडर्स के सामने वो ये थे कि ये जो अलग अलग सिस्टम जो है ठीक है गवर्नेंस का, इसको खत्म करके होता है भारत के अंदर जो है डेमोक्रेसी का झंडा कैसे लहराएं, भारत के अंदर होता है वो पूरे भारत के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कैसे करें, ये चुनौती जो था हमारे नेताओं को पॉलिटी के अंदर फेस करनी पड़ी। ओके, आपको ये तीनों के तीनों चैलेंजेस जो तारीख को समझ में आ गए होंगे, और ये तीनों के तीनों चैलेंजेस क्यों आए आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। तो जो हमारा पहला पेज है ठीक है इस बुक का, एनसीईआरटी का जो पहला पेज जो है उसके ऊपर इन्हीं तीनों चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो पहला चैलेंज जो हमारे नेताओं को देखने को पड़ा वो एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया बिल्ड करना था, जिसके बारे में चैप्टर 1 के अंदर ही डिस्कस किया गया है। दूसरा चैलेंज जो था वो था कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाना था, भारत के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था, संविधान बनाना था। ठीक है, संविधान के नियमों को था लोगों को उसमें पूरे देश में लागू करना था। ये चुनौती जो थी हमारे नेताओं के सामने थी, इसको चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस किया गया है। और भारत की इकोनॉमी के अंदर था इसको रिवाइव करके जो था पॉवर्टी, ठीक है, इन सबको हटाना भी जो था, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो था जो फैली हुई थी इसको हटाने की जिम्मेदारी जो थी, ये तीसरा चैलेंज था जिसको चैप्टर 3 के अंदर होता है डिस्कस किया गया है। तो आपको जो अगला जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, जो चैप्टर 3 है, इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया ये आपको अब अच्छे तरीके से होता समझ आ गया होगा। ठीक है, और यही वो 3 चैलेंजेस थे जिनके बारे में होता डिस्कस किया गया है, जो कि पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी से रिलेटेड है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन जो है ठीक है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जानना आपके लिए जो होता है बहुत जरूरी है। और आज के सेशन के अंदर होता हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक 1 है ठीक है पार्टीशन, उसको होता हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।